प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस प्रश्नावली से पहले आप ये प्रमेय 1.2 है अंकगणित की, प्रमेय 1.2 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यह भी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पर। इसे आप नोट कर लेंगे और उसके साथ ये जो सूत्र हैं इन्हें भी आप नोट कर लेंगे, क्योंकि इनका प्रयोग इस प्रश्नावली में होगा। तो यह अंकगणित के आधारभूत प्रमेय हमारे पास है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त अथवा गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। बेसिक थ्योरम है, मतलब आपको कोई भी संख्या है, कंपोजिट नंबर जो भी है, कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। तो एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, क्योंकि कोई भी संख्या आपके पास है, कंपोजिट नंबर अगर आपके पास कोई भी भाज्य संख्या है तो उसका हम गुणनखंडन करते हैं। तो उदाहरण समझने के लिए देख, अगली प्रश्नावली में जो हमने अगला कोई क्वेश्चन किया, किसी भी गुणनखंडन को ही देख लो। जैसे ही हमने 140 का गुणनखंडन किया है, यहाँ 26 का कर रखा है, तो आप समझते हैं कि 140 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो उसके ये 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 आता है। देखो उनको गुणा उल्टा अगर इनको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 पंजे 20 तथा 140। तो आप इस बात को समझते हैं, बचपन से आप गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडन सीखते आए हैं। तो 140 के अभाज्य गुणनखंडन केवल यही हो सकते हैं, कोई दूसरे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसमें एक भी 2 के बदले अगर हमने 3 रख दिया, इस 2 के बदले अगर 3 रख दिया तो यहाँ गुणनफल का मान भी अलग हो जाएगा। इसको और सरल एग्जाम्पल समझना चाहते हो तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक संख्या 24 ले ली है, 24 है, तो 24 को अगर आप भाज्य गुणनखंडन ही करने होते तो 12 गुणा 2 भी हो सकता था, 6 गुणा 4 भी हो सकता था, या भले 3 एक अभाज्य संख्या, लेकिन 3 गुणा 8 करने में वो भी अभाज्य निकल आएगा, वो भी एक तरह का अभाज्य गुणनखंड नहीं, क्योंकि एक संख्या उसमें 8 अभाज्य गुणनखंड नहीं, 8 एक जो कि भाज्य संख्या हो जाती है। आपको पता है भाज्य अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जैसे 8 भाज्य संख्या है, 4 भाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है, लेकिन जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, या कहने का मतलब यह है कि एक अथवा स्वयं से विभाजित होते हैं, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस परिभाषा से 2, 3, 5, इसे गुणनखंड में 2, 3, 5 इस टाइप के गुणनखंड संख्या होनी चाहिए ना गुणनखंडन में, तो तभी अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कोई भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड तो होते ही हैं, है ना। अभाज्य संख्या के भाज्य गुणनखंड भी हो सकते हैं, अभाज्य भी हो सकते हैं। तो भाज्य गुणनखंड जैसे मैंने 24 का एग्जाम्पल दिया, वो तो 12 गुणा 2 भी हो सकता है, 6 गुणा 4 भी हो सकता है, वो यूनिक नहीं है। लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। आप देखिए 12 के अगर वैसे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करना चाहें तो वो 2 गुणा 2 गुणा 3 ही हो सकते हैं, उसका कोई विकल्प नहीं है। यही बात ही कह रहा है, बोली बिल्कुल बेसिक चीज़ है और हम ये पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसको हम पहले से समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड यूनिक होता है तब। तो इसलिए ये हमारी बात आई है। और दूसरा उनके क्रमों के बिना होता है। क्रमों के बिना का मतलब अगर 2 गुणा 2 गुणा 3 को 2 गुणा 3 गुणा 2 भी कर दूं तो वैल्यू उसकी 2 गुणा 2 गुणा 3 के बराबर ही है। तो ये 2 बातें हैं, एक तो यूनिक होता है, दूसरा क्रम उसके ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो यह है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, ठीक है। और इसके बाद ये दूसरा हमारे पास नियम है, एचसीएफ बराबर ये, एलसीएम बराबर ये। अभी इसको आप नोट कर लीजिए, इस पर बात नहीं करेंगे, जब इसका प्रश्न आएगा तो उसमें बात करेंगे। अब हम सीधे करते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्न अभी आपके सामने प्रश्न आपको दिख जाएगा, ये देखिए, है ना। तो पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 140 ही है, मैंने 140 को बताया कि पहले का फर्स्ट पार्ट जो है 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 आ गया, उसको हमने चेक भी कर लिया वहीं पर ही। 2 दूनी 4 पंजे 20 तथा 140 है। तो बच्चों ये ऐसा होता है, अगर जैसे हमने 12 को बोला था, 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3 हम सीधे लिख सकते हैं। तो अगर आप किसी संख्या का गुणनखंडन सीधे ये लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडन यही है, इससे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद थोड़ा सा हमने इसको ढंग से लिख दिया कि अब, और हाँ बढ़ते क्रम में, एक बढ़ते क्रम में लिख दिया, तो यही सही, इसका सही तरीका होता है। उसके बाद बढ़ते क्रम में ही हम ट्राई भी करते हैं, तो बाद में 2 गुणा 2 आ गया तो 2 की घात 2 लिख दिया, एक बार 5 एक बार
7 हो गया। ठीक है, हम इसको 2 की घात 2, 5 की घात 1, 7 की घात 1 भी लिख सकते थे, ये हो सकता था। अच्छा, अब दिक्कत आती, हो सकता है आपको ना आए, एक ही लाइन में करना ना आए 2 गुणा 2, तो आंसर में तो मैंने जैसे बोला कि शॉर्ट आपको देना होता है, इतना ही देना होता है। तो इसके लिए आप एक रफ काम करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ हिंट बनाया है। और ये जब भी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड पहले से सिखाता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, तो इस काम का रफ काम ऐसे होता है। देखिए मैंने जैसे 140 को यहाँ लिखा है, तो अब आप इसके बगल में उसको, ये गुणनखंड कब तक करोगे, ये जब तक गुणनखंड का मतलब इसको आपने तोड़ना है, क्योंकि 140 गुणा करके आ रहा है, तो ये इसका मतलब ये 2 से भाग दिया होगा, तो बाकी बची हुई में फिर 2 से भाग दिया होगा, बाकी बची में 5 से दिया होगा, बाकी बची में 7 से दिया होगा, तो और लास्ट में 7 ही बच गया होगा, तो 7 में 7 रह गया होगा, तो मतलब आगे आप भाग देने के लिए कुछ रह नहीं गया होगा। यानी लास्ट में जब 1 बच जाता है तो आप भाग देने के लिए कुछ रह नहीं गया। जो भाग देते हैं वो बगल में रखते हैं, और जिसको भाग देते हैं जो वो इधर रहता है, और भाग देकर जो आता है नीचे आता है। अब लास्ट में जब भाग देने के बाद 1 ही बच गया, जैसे यहाँ पर 7 बचा है ना, तो जैसे भाग मतलब एक बार जो भाग दे के आ रहा है उसमें जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, फिर अगली बार वो भाजक नया वो अगली बार नया भाज्य बन जा रहा है, मतलब उसमें भाग दे रहे हैं, फिर उसमें इससे भाग दे रहे हैं तो भाग दे के द्वारा यहाँ रख रहे हैं, फिर उसमें इससे भाग दे रहे हैं तो भाग दे के आ रहा है ये। तो मतलब इस प्रोसेस को तब तक रखते हैं जब लास्ट में 1 आ जाए। तो देखो 2 से हमने भाग दिया, 2 7 14, 2 0 0। ठीक है, अगर आपको ऐसे इसमें देना भी नहीं आ रहा तो इसका भी रफ काम आप जैसे सिंपल भागा देते हैं, 2 का भागा 140 वैसे दे सकते हो। तो ये 2 7 40, 2 14, 2 0 0। ठीक है, फिर इसके लिए और संख्या छोटी होती जाती है, इसको फिर 2 से ट्राई करा, 2 3 6, 2 5 10, 5 से करा, 5 7 35, 7 कम 7। ये तो समझ गए कि लास्ट में हमको 1 लाना है, लास्ट में हमको 1 लाना है। तो जब 1 लाएंगे तो अब इसके बगल में भाग देने वाला कोई है नहीं, तो जो ये है इतने भाग देने वाले, तो जब जैसे 1 आ जाता है तो इन चारों को आपस में गुणा करके लिख देंगे। इसमें 4 आएंगे, किसी में 3 आएंगे, 5 आएंगे, मतलब यहाँ जितने संख्या आ रही हैं ये सब अभाज्य गुणनखंडन तो हैं, अभाज्य संख्या हैं ये, जिनसे जिनसे इनको भाग दे रखा है। पर इन सब ने एक एक करके 140 को भाग दे के 1 तक पहुंचा दिया, इन सब ने भाग, तो इसका मतलब 140 इन सबके गुणा के बराबर होगा। तो इन चारों को गुणा करके यहाँ लिख देते हैं ये 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक दिक्कत और आती है, मैंने पहले भी इस चीज़ को बताया, वैसे इसमें ज़्यादा डिटेल बोलने की ज़रूरत नहीं है, कि अब आपको ये भी बता दिया कि इसका रफ काम ये होता है ना, इसका रफ काम ये होता है कि आप जब 2 से इसमें ट्राई करोगे तो, लेकिन अब पता लग गया आपने 2 लिख दिया, 2 का भाग ही ना जाए इसमें, फिर मिटाना पड़ेगा, है ना। तो एक अगर हमारे पास ऐसा टेस्ट मिल जाए कि हम सटीक नंबर लिखें जिसका इसमें भाग जाए, है ना, तो उसके लिए हमारे पास होते थे विभाज्यता के नियम। कक्षा 6 क्लास में हम पढ़ चुके हैं विभाज्यता। तो उसमें अगर जैसे आपको 140 दिख रहा है तो उसके इकाई में क्या रखा है, 0 रखा है, तो हमको पता है कि इसकी, तो हम अगर ये पता हो पहले से कि इकाई में अगर 0 2 4 6 8 सम संख्या होती है ना, 2 4 6 8 और 0 भी, तो इतनी प्रकार की संख्या इकाई में होंगे। अभी उसके पीछे चाहे आगे से 14 है, 140 है, चाहे 240 है, चाहे 2040 है ना, या 2042 है, 2044 है, या 5044 है। देखो आगे से कितनी बड़ी संख्या है, लेकिन उसकी इकाई में अगर 0 2 4 6 8 आ रहा है तो वो 2 से विभाज्य होगी। तो ऐसे पता होने चाहिए। और जैसे एक बार 2 से भाग दे दिया, फिर जो नई संख्या आई उसमें अगर 2 का, अभी भी 2 का भाग जा रहा है तो 2 तक ही 2 से ही ट्राई करेंगे। कभी कभी ऐसा होगा, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, एक 5 का टेस्ट होता है, 5 का टेस्ट में भी इकाई में 0 होना होता है, लेकिन जब अभी 2 से भाग जा रहा है तो 5 को नहीं पकड़ेंगे। जैसे कहीं पर 15 आ गया, भाग देने के बाद 15 आ गया, पर छोटा होते जाता है, भाग देना 15 आ गया, अब आप कहोगे 15 में तो 5 का भी जाता है, लेकिन नहीं, आप बड़ी संख्या को बाद में पकड़ेंगे जब छोटे से भाग देना बंद हो जाए। यानी छोटे का मतलब हर छोटे भाज्य संख्या शुरू करेंगे, पहले 2 का नंबर लगाएंगे, फिर 3 का लगाएंगे, 5 का लगाएंगे। यानी टेस्ट भी जो है पहले 2 का टेस्ट ट्राई करेंगे, फिर 3 का करेंगे, फिर 5 का करेंगे। तो टेस्ट क्या है, 2 का मैं एक बार जल्दी से रिकैपिचुलाइज करता हूँ, ये सब आपने 6 में पढ़ रखे हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कोई नए टेस्ट के बारे में बताऊँगा जो किताब में नहीं है, ठीक है, उनके लिए मैंने ये लेक्चर रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 के लिए क्या होता है, इकाई के अंकों को देख लेते हैं, 2 4 6 8 0। 3 के लिए इकाई के अंकों को जोड़ते हैं, देखो कहीं पर कोई 3 वाला कर रखा है, देखो ये इसमें भी ट्राई हमने पहले 2 से ही करा होगा कि 2 के लिए इकाई में 2 4 6 8। ये कोई दूसरे सवाल का है, इधर वाले सब क्वेश्चन का है, इधर वाले कोई क्वेश्चन का है, कोई 29,000 किसी क्वेश्चन का है इधर, है ना, ये 3,825 का है। तो उसके लिए भी हमने ट्राई तो पहले 2 से ही किया होगा, क्योंकि स्टार्ट, लेकिन 2 हमको जैसी ट्राई करने का मतलब क्या है, वो दिमाग में भी ट्राई हो सकता है देखते ही, वहाँ पर एक सम संख्या नहीं है ना, तो सम संख्या नहीं है तो इसका मतलब 2 का होगा ही नहीं। अब इतनी बड़ी संख्या है, आप क्या करें, तो 2 के बाद 3 का नंबर है, तो 3 का नंबर जल्दी से अगर हमें पता होगा कि संख्या कितनी बड़ी हो उसके अंकों को जोड़ लेते हैं।
5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, तो अंकों को जोड़ के 18 आ रहा है, वो 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा भी 3 के टेबल में आएगा। तो हम बिना बेहिचक हो यहाँ पर 3 लग देंगे और भाग देके जो अब भाग देने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो भाग देके जो आता है, भाई भाग देने वाला ये, भाग जिसको देते हैं ये, और भाग देने वाला उसके नीचे लिखते हैं ना, तो भाग देना शुरू कर दिया। 3 एकम 3, 3 दूनी 4, और मैंने बोला जैसे यहीं पर भाग देके नीचे रखना नहीं आ रहा, तो इसका भी रब काम जो सिंपल भागा देते हो वहाँ रब में कर लो, लेकिन वैसे हो जाता है 12 3 36, ठीक है। 2 2 3 7 21, 3 5 15। अब देखिए अभी लास्ट में 5 आ गया है। अब 5 वाले संख्या भी, कोई 5 वाली संख्या तो ऐसी होती है, कोई 3 से भी होती है, 5 से भी होती है। लगने को लग रहा है जैसे इसका 5 था, इसका भी 5 है, कहीं अभी भी 3 से तो नहीं है। अभी भी फिर 3 से ट्राई करेंगे इस नई संख्या को। 5 7 12 आप जोड़े, फिर वही जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ते हैं 3 के लिए। 5 7 12, 12 2 14, 14 और 1 15, तो 15 अगर आ गया तो फिर इसका मतलब फिर, इसलिए हमने देखो यहाँ फिर 3 लिखा है। तो 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 425। लेकिन अब देखो अभी भी 5 वाला 3 लग रहा है, लेकिन अब 3 का जाएगा नहीं जाएगा। देखो 5 2 7, 7 4 11, अंकों को जोड़ो 11 आया, इसका मतलब 3 के टेबल में नहीं है। तो 3 के बाद अभाज्य कौन सी है? 5। हाँ एक बात और है, वहाँ हमने विभाज्यता प्रमेय, विभाज्यता जो नियम थे वो तो 4 के लिए, 3 के बाद हमने 4 का टेस्ट भी पढ़ा था, वहाँ 6 का भी पढ़ा था, 8 का भी पढ़ा था, 9 का भी पढ़ा था, लेकिन वो हमारे काम के नहीं होंगे। आधे आधे तो हमारे काम के नहीं। हमारे यहाँ पर हमने वहाँ पर विभाज्यता नियम तो सबके पढ़े थे, लेकिन बहुतों के पढ़े थे, लेकिन हमारे काम के वही वाले होंगे जो होंगे अभाज्य संख्याओं वाले, 2 का, 3 का, 5 का, और 5 के बाद सीधे वहाँ जो हमने पढ़ा था 11 का। तो जबकि हमें यहाँ जरूरत किसकी पड़ती है? 7 की भी पड़ती है। तो 7 का मैंने अलग से आपके लिए रखा है। आज 7 का मैं अलग से आपको विभाज्यता प्रमेय यहाँ बताऊंगा जो किताब में नहीं थे। 2 यानी जो हमने 6 क्लास में पढ़े थे वो 2 3 5 11, वो तो मैं इसलिए जल्दी से रिमाइंड करा रहा हूँ, उनको लिख भी नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। वो आपको मैंने ऐसे ही बता दिए। 2 के लिए इकाई का अंक देखेंगे, 2 4 6 8 0, 3 के लिए अंकों को जोड़ेंगे। 5 के लिए क्या होता है? अब जैसे यहाँ पर, और 5 को लगाने से पहले मैंने क्या कहा, देखो यहाँ पर 3 चेक कर लिया कि 3 का नहीं जा रहा ना इसमें, ये 425 में, तो आप यानी 5 का लगाएंगे। और 5 का लगाएंगे तो जब 5 पे तब जाएंगे जब 3 का फेल हो गया है ना, तब बढ़ेंगे। और 5 का लगाने के लिए हमें 5 का पता होना चाहिए। 5 का क्या होता है? इकाई में 5 है, 5 के पहाड़े में 5 है, 0 आता है, तो इकाई में अगर 5 है और 0 है तो 5 का 5 में जाएगा, तो इसमें जाएगा 5 में, तो 5 8 40, 5 5 25, ठीक है। अब 5 को पकड़ लिया है तो अब तो 3 तो जाना ही नहीं है, तो सीधे अब फिर 5 का इस 425 के बगल वाला 5 लिखा तो ये 85 आया, भाग देंगे। इस 85 के बगल में फिर 5 लिया क्योंकि फिर अभी 85 है ना 5, तो 17 पंजे 85। तो कभी कभी बाद में क्या होता है, देखो 5 तक आप गए, 5 के बाद वैसे ट्राई तो 7 11 फिर 13 फिर 17 करते हैं। लेकिन अगर एक ऐसी संख्या 17 भी खुद अभाज्य संख्या है, पता है उसके 2 ही गुणखंड हैं, पता लग जाता है आपको। बड़ी संख्या आप जैसे 97 भी है तो आपको पता है 97 किसी का और नहीं जाता, तो आपको बड़ी संख्या 101 भी है तो आपको पहचानना आना चाहिए वो अभाज्य संख्या है। तो 17 का अभाज्य संख्या तो बेहिचक होकर समझ जाना चाहिए कि 17 को 17 ही तो विभाजित करेगा, 17 एकम 17, तो 5 के पास शेष जब मारे 17, तो इतना कॉमन सेंस भी होना चाहिए। या इसमें 65 होता तो 13 पंजे 65 होता, 13 एकम 13, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, हालांकि 17 का टेस्ट भी है, मैं अभी आपको 17 का टेस्ट भी बताऊंगा, लेकिन वो कई बार ऐसे प्रॉब्लम इतना आसान हो जाती है कि उस 17 का टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वो तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सीधे वो जब ये 17 की टेस्ट, 19 का टेस्ट, 23 का टेस्ट मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा, उसके लिए मैंने क्लास रखी है। वो तब वहाँ पर लगेंगे जहाँ पर पहली बार आपने मतलब 2 का ट्राई किया तो 2 का भी नहीं किया, 3 का भी नहीं किया, 5 का भी नहीं किया, सीधे जंप मार के 17 का किया। तो ट्राई करते हो जब आपके पास 17 का नंबर आएगा तो आपको मतलब ये है कि 17 का टेस्ट होना चाहिए, तो सीधे आप 17 का ला पाएँ वो है। लेकिन जब ऐसे करके कई बार 17 आता है या 19 आता है तो वो इतना सरल हो जाता है सवाल कि यहाँ पर 19 ही बच्चा, तो 19 से कम 19 आप समझ जाते हैं, ठीक है। तो ये अभाज्य गुणनखंड करने की इसका तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सबको यहाँ कर दिया। देखो 156 का 2 गुणा, तो अब इसका नहीं लिखा मैंने, केवल 140 का लिखा और एक संख्या का लिखा है, बड़ी इस छोटी संख्या का नहीं किया है। तो 2 दूनी 4 3 12, और आप गुणा उल्टा करके चेक भी कर सकते हैं गुणनखंड से आए नहीं आए थे। यहाँ 2 दूनी 4 5 20 140, तो 2 दूनी 4 3 12, 12 को 13 से करेंगे, 12 3 36, 12 कम 12 3 15, ठीक है। ये आ गए इसमें, तो 2 इसमें 2 बार है, 3 1 12 13 1 12, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ऐसे 3825 में देखिए यहाँ याद है ना, 2 बार 3 2 बार 5 1 बार 17, लास्ट में 1 आ गया। तो देखो 2 बार 3 2 बार 5 2 बार 17, तो 3 की घात 2 5 की घात 2 17 गुणा 17, ठीक है। अब देखिए 1429 है। इस टाइप का सवाल में देखो यही है, इसमें पहला ही गुणनखंड 17 आया, तो ट्राई तो इसको भी करा होगा 2 से। देखो 9 वाला लग रहा है कि 3 का होगा, तो हमने 2 का करा होगा, 3 का करा होगा झटके में, है ना, फिर 5 का करा होगा, है ना। 5 के बाद फिर 7 का जरूरत आती है। किताब में 11 का तो है
है ना, 11 भी अभाज्य संख्या, लेकिन 7 का नहीं दिया है वहाँ, सीधे 6 के बाद 6 और 8 का है। तो 7 का बच्चों मैं बताता हूँ। तो जैसे हालांकि इसमें 7 भी नहीं जाएगा, तुम देख रहे होगे पहला 17 है, 7 का भी नहीं जाएगा इसमें, 7 का भी नहीं जाएगा, लेकिन 7 का पता होना चाहिए। तो टेस्ट मैंने अभी यहाँ पर लिखे हैं। तो 7 के लिए क्या होता है, ये बहुत बढ़िया नियम है। देखो ये सब संख्याओं में क्या करते हैं, इकाई का जो अंक होता है उस इकाई के अंक को हटाया जाता है। एक समान टेस्ट है, बहुत आसान टेस्ट है। इकाई के अंकों को हटाया जाता है, उसका कुछ मल्टीप्लायर करा के, उसका कुछ गुणा करके बाकी संख्या में घटाया जाता है। तो इकाई के अंकों को हटाओ और 7 के लिए क्या कर 7 के लिए क्या करते हैं, दुगुना करके घटाओ। ये मैंने यहाँ लिखा रखा, देखो ये हिंट पॉइंट अलग से, 7 का, 13 का, देखो एक आपको देखो 2, 3, 5 और 11 का तो पता ही है ना, एक बीच में 7 का पता नहीं है, फिर उसके बाद 13 का पता नहीं है, फिर 13 के बाद अभाज्य संख्या का आती है 17 का पता नहीं, 15, 16 की तो जरूरत ही नहीं होती, वो तो अभाज्य संख्या है नहीं। मैंने आपकी 30 तक की अभाज्य संख्या, 30 तक का मैंने सारे टेस्ट बता दिए हैं, इतना काफ़ी है, बस इतने से आपका सारा काम चल जाएगा। ठीक है, ये आपको अलग से ये रब का काम इस तरह से क्या है, ये इसको अलग से अच्छे नोट कर लीजिए। तो 13 का टेस्ट मैंने बताया है, इसके बाद 13 के बाद 17 भाज्य होती है, 17 का टेस्ट मैंने बताया है, 19 का टेस्ट मैंने बताया है, 23 का बताया है, 23 के बाद सीधे 29, यानी आपको 30 तक क्या होगा, बहुत आसान है। 7 के टेस्ट के लिए क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2401 संख्या है, तो मैंने क्या बोला, ये नियम लिखा, हटाओ इतना घटाओ, सब में देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ये। ठीक है, 7 से लेकर 30 तक, 6 में से 3 जो हैं घटाने वाले हैं, 3 लास्ट के 3 जोड़ने वाले हैं, और एक मिलता जुलता नियम यह है कि हटाओ और घटाओ। ठीक है, हटाओ और घटाओ, हटाओ और घटाओ, हटाओ और जोड़ो, हटाओ जोड़ो। तो जैसे 7 के लिए सिंपल है, हटाओ 2 गुणा करके घटाओ। हटाओ किसको, इकाई का अंक, जैसे 2401 मैंने संख्या ली है, तो 2400 अंक में इकाई का अंक को हटाएंगे तो 1 हटा दिया और उसका डबल करके बाकी में घटा दिया। देखो ये इस सब में ये नियम है। जैसे अगर मैंने 9 गुणा घटाव करा लिखा होगा, तो इसमें 7 को मैंने हटाया होगा, तो बाकी का क्या बचा, 219। ठीक है, और उस 7 का कितना गुणा करना है, 9 गुणा, तो 63 मैंने यहाँ घटाया होगा। ये इसमें हटाओ 5 गुणा करके जो 800 घटाओ, ये तो ये भले इतनी बड़ी संख्या मैंने दे रखी है हमने, तो इसका ये 5 को हटा के बाकी कितना बचा, 467। और इसके लिए 5 का नियम है ना, 17 के लिए 5 का, भाई ये याद करना कि 7 के लिए 2 का नियम है, 13 के लिए 9 का नियम है, 17 के लिए 5 का नियम है। यहाँ जोड़ वाले के लिए 19 में 2 के लिए जोड़ का नियम है, 23 के लिए 7 का नियम है, और 29 के लिए 3 का नियम है। ठीक है, तो ये 17 की हम बात कर रहे थे, तो 17 के लिए हमने क्या करना है, हटाओ 5 गुणा करके जो आया घटाओ, और ये तब तक करना है जब लास्ट में संख्या इसके भाजक आ जाए। देखो 5 का 5 गुणा करेंगे तो 5 बचा 25, तो 467 में 25 घटाया 442, यानी वो अंक भी तो कम होते जा रहा है लास्ट में बहुत छोटी संख्या बन जाती है सब में। तो चाहे वो घटाओ वाले में चाहे जोड़ो वाले में, भी छोटी बन जाए, क्यों, एक अंक आप कम कर रहे हो तो संख्या तो छोटी होती गई। लास्ट में इतना सिंपल होगा कि 17 वाले में 17 आ जाएगा, 19 वाले में 19 आ जाएगा। देखो तो 467 में ये 5 का 5 गुना करोगे तो 5 बचा 25, सामने घटा दिया। देखो ये बची हुई संख्या में मतलब इसको हटाओ 5 गुणा करके घटाओ, तो 5 बचा 25 घटाया तो 442। ठीक है, अब फिर ये पर क्या, अभी 2 की बारी आई, तो 2 को हटाओ और बाकी में घटाओ, तो 2 पंजे 10, 44 में 10। देखो अगले मैंने तीर करके रखा, अगले स्टेप में 44 में 10 घटाया, क्या हो गया 34। तो यहीं पर ही आपको पता लग गया, ये मतलब अब जो प्रक्रिया आ रही है, ये नंबर आया है 17 के टेबल में आ रहा है, ये 34 के टेबल 17 के टेबल में आता नहीं आता है। तो इसका मतलब पूरा संख्या 4675 17 के टेबल में आएगा, यानी अब आपको कहीं पर 4675 मिल गया, और आपने चेक करना है 17 के टेबल में है नहीं है, तो सीधे से इतना रफ काम करेंगे आप, 2 स्टेप में आपको पता लग गया कि 4675 17 में, और आप बेधड़क होकर 17 का इसमें भाग देना शुरू कर दें। नहीं तो आप भाग देना शुरू कर देंगे, फिर उसका फिर उसके बाद फिर वो गलत आएगा, फिर दूसरे को ट्राई करेंगे। तो इसके लिए बताया जरा, तो ये तो फिर भी देखो 7 का तो बहुत ही सबसे सरल, देखो 7 का क्या है, हटाओ 2 गुणा करके घटाओ। ये 2401 है, मैंने बड़ी संख्या, अब तो और कभी तो इनका टेस्ट लगाने के लिए आपको छोटी संख्या भी मिल सकती है, मैंने तो बड़ी संख्याएं दे रही हैं बहुत। ठीक है, 2401 में देखो हटाओ, 1 का हटाओ और 2 गुणा करके हटाओ, तो 240 में से 2 को हटाओ तो 238। ठीक है, तो अगले स्टेप अभी भी मतलब ये ट्राई करते रहेंगे जो मिला है। देखो जैसे ये संख्या मिली है, अभी भी 7 के टेबल में नहीं आ रही ना, जैसे ये यहाँ 442 नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में अगले स्टेप में 34 आ गया था ना, तो अभी 238 अभी नहीं आ रहा है 7 के टेबल में। तो अगले स्टेप में फिर क्या करा, ये फिर वही हटाओ 2 गुना करके हटाओ, तो अब 8 को बारी आएगी, इकाई में 8 है ना, 8 घटेगा, जैसे यहाँ पहले 1 था, अब इस स्टेप में 8 आ गया है, तो 8 को डबल करके 16, तो 23 में 16 घटा के देखो 7 आ गया। आज 7 के टेबल में आ गया ना, मैंने सबके बगल में लिखा, जो लास्ट में उत्तर आया 7 से विभाजित। तो इसका मतलब इकाई के अंक को हटा के और बाकी बचे में से उसके डबल को घटा के ऐसी संख्या आगे 7 से विभाज्य है। तो इसका मतलब क्या है, 2401 7 से विभाज्य है। अगर 7 से विभाज्य 2401 नहीं होता तो लास्ट में जो छोटी संख्या आती है यहाँ 6 आ जाता कुछ,
इसको घटा के 6 आ जाता है, या नियम तो लगता है उसमें भी, लगाते तो सही उसमें, गलत लगता हो, उसका उत्तर 5 आ जाता है, 7 आ जा 8 आ जाता। तो आप देखते हैं कि वो क्लियर है, 5 8 7 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वही एग्जाम्पल ले रखे जिनका होता, मतलब मुझे पहले से एडवांस में पता था कि इनका 7 से विभाज्य होता है, तो मैंने जानबूझ के ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, ताकि आप इनका प्रक्रिया समझ लें। तो इनको आप अलग से लिख लेना। इनको 7 के लिए हटाओ, 2 गुणा करके हटाओ, 13 के लिए हटाओ, 9 गुणा करके हटाओ, 17 के लिए हटाओ, 5 गुणा करके हटाओ। अब 19, तो और समझने वाली बात, 19 7 को 19 की तरह पढ़िए। देखो 7 में हटाओ 2 गुणा गुणा घटाओ है, 19 में हटाओ 2 गुणा करके जोड़ो। ये जैसे मैंने यहाँ पे छोटी संख्या 228 है, तो क्या करा, 8 को हटा दिया, ये 22 है। ठीक है, 1 मिनट उसको, ठीक है, ये 22 हो गया। तो अब देखो ये इस 22 में इकाई का अंक 8 को हटाया, तो 8 दूनी 16, तो 22 में 16 फिर जोड़ना है इसमें। देखो 19 के लिए जोड़ना है, मतलब 7 में जैसे 2 गुणा करके हटाना था, 19 में 2 गुणा करके जोड़ दिया, तो 22 में 16 जोड़ के 38, यहीं पर ही पता लग गया 19 की टेबल। अब मैंने संख्या छोटी ली, तो देखो एक ही स्टेप में आ गया, दूसरा तीर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा संख्या लेता तो एक स्टेप में और जाता, तो इतना सरल भी हो जाता है। ठीक है, और 23 के लिए वही, अब ये मैंने कहा लास्ट के 3 जोड़ने वाले होंगे, तो इसमें क्या है, 23 के लिए 7 गुना करके जोड़ते हैं। देखो मैंने ये संख्या ली 3128, तो 3128 में 8 को हटाएंगे तो कितना बचा, 312। अब इसका 7 गुना करेंगे तो 8 7 56, तो 312 में 56 जोड़ा तो 368। अब अगले स्टेप में आप समझेंगे, इस 8 को हटाया जाएगा और उसका 7 गुना करके जो आएगा बाकी बचे में जोड़ा जाता ना, तो 36 क्या है, चाहे जोड़ना है चाहे घटाना है, वो बाकी बचे में करना। तो 36 में इसका 8 7 56 जोड़ा तो 92, अभी भी नहीं आ रखा है 23 के टेबल में। अब क्या अगले स्टेप में क्या होगा, ये इसका 9, अभी 2 को हटाया जाएगा ना, तो 9 बचा, और 2 का 7 गुना क्या होगा, 2 7 14, तो 14 9 23। मैंने कहा नहीं, 23 के लिए 23 आ गया, तो इसका मतलब 3128 23 से विभाज्य। ये आपको किसी बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा, ये बुक्स में है ही नहीं। ठीक है, इसको ये और सब बच्चों को भी आप बताना, सब बच्चे इसको हमेशा याद रखना, ये बहुत काम आने वाली चीज़ है आपकी। और लास्ट में से ऐसे 29 में हटाओ, 3 गुणा करके जोड़ना है। ठीक है, और इन सब के बावजूद भी आपको हो सकता है इतनी नियम लगाने की जरूरत भी नहीं पड़े। जैसे मैंने बोला, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एक सवाल में आ रहा है कहीं पर, है ना, या चलो इसमें नहीं भी आ रहा, चलो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कहीं पर मेरे को अभाज्य गुणनखंड करना है। 1 मिनट, ये क्या हो गया, ये मिट गया थोड़ा सा ना ये। हाँ, तो जैसे मेरे को है 145 का मुझे जैसे गुणनखंड करना है कहीं पर। हाँ, ठीक है, 145 क्या है, 29 गुणा 5 के बराबर होता है। ठीक है, तो मेरे को नौबत ही नहीं आएगी 29 का टेस्ट 145 में लगाने की, क्योंकि वो जब हम क्योंकि उसमें 145 में 29 और 5 है, तो जब 2 3 5 और 5, जैसे हमने शुरू तो हम 2 3 5 से करते हैं, तो 5 लगा 2 3 5 करते करते वो लास्ट में 29 वाले के लिए 29 ही बचेगा। तो जैसे मैंने इसमें बात ना कि 17 वाले के लिए 17 बचा, तो 29 वाले के लिए 29 बचा, तो आप समझ जाएंगे कि 29 से कम 29 मतलब 29 ओवरों का टेस्ट हमें पता तो होना चाहिए, लेकिन हमको कई बार बिना उससे पहले ही वो मतलब उनका टेस्ट लगाने की नौबत नहीं आएगी। जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा एक एग्जाम्पल में, किस में था, यही वाले में देखो जी, है ना, ये नहीं कहाँ था, 17 वाले में, ये 17 गुणा 19 इसमें तो आएगा, 17 गुणा 19 इसमें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो मैंने कहा ना, जिसमें पहली बार ही 17 से शुरू करना पड़ेगा, या टॉप वालों से पहली बार शुरू करना पड़ेगा, उसमें तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें पहला ही संख्या 17 है, तो 17 शुरू करना। लेकिन जैसे इस वाले में है 17 आया तो है, या 13 आया तो है, लास्ट में आया है, तो आप इसमें देखेंगे इसमें लास्ट में 13 बच जाएगा, एक वाले में 17 बच जाएगा। तो अगर आपको 13 17 का टेस्ट नहीं भी पता होता, तो 13 लास्ट में 13 ही तो बचा है, तो आप समझ जाते कि 13 को भाज्य करने वाला 13 ही होगा, 17 को करने वाला 17 ही होगा। तो इसलिए हमारा कई बार काम चल जाता है। ठीक है, अगर इतना ही तभी बहुत जरूरी होता, हो सकता है तभी किताब में मिलता भी। तो ये तो मैंने आपको कभी इमरजेंसी के लिए बता दिया, लेकिन कई बार आपका इतने से ही काम चल जाता है, इसलिए वो टेस्ट काफ़ी हो जाते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन जैसे इस टाइप का सवाल होता है 17 19 चाहिए, ऐसे सवाल को ध्यान रखते हुए तब मैंने इन चीज़ों को बताया है, क्योंकि इस सवाल में 17 बाद में नहीं आ रहा है, वो तो शुरुआती 17 से होनी पड़ रही है। तो 2 3 5 7 जब दिमाग में लगाएंगे तो तो पहला नंबर ही जब 17 होगा, तो जब 17 का टेस्ट ही नहीं होगा, यानी शुरुआत लास्ट में 17 नहीं आ रहा, मतलब शुरू से 17 आ रहा है, तो इसलिए 17 का टेस्ट पता होना चाहिए बच्चों। आज मैंने थोड़ा ये हमारे देखा जाए हमारा आंसर तो इतना ही है, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें इतनी इसलिए बता रहा हूँ ताकि इस बारे में मेरे को बाद में बात नहीं करना पड़ी। ठीक है, हाँ, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए आज ही। तो अभी आप क्लियर हो गया, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, अभी इस अभाज्य गुणनखंड का यूज करके हमने क्या करना है देखो,
और है बहुत बेसिक एक्सरसाइज, वैसे हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं एचसीएफ एलसीएम निकालने का। ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएफ एलसीएम निकालने की। ठीक है, हमारे गुणन समझ गए आप, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ठीक है, तो एचसीएफ एलसीएम निकालना आपने सीखा है। अब आपने बचपन से मैंने 6 क्लास से ही पढ़ा है, 6 में, 7th में, 8th में बहुत बढ़िया तरीके से एचसीएफ एलसीएम निकालना सिखा रखा है। ठीक है, तो वो तरीका तो आपका है। यहाँ पर मैं आपको एक नया तरीका भी सिखाऊंगा, जो मैंने ऊपर ये सूत्र टाइप का लिखा है, ये इस तरीके से आपने पहले नहीं सीखा था। यहाँ पर ये थोड़ा सा नया है, और लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको इस तरीके से करो। मैं अभी आपको ये तरीका बताऊंगा और पहले आपने किस तरीके से करा है वो उस तरीकों को भी यहाँ पर रिमाइंड कराऊंगा और आपको दिखा दूंगा कि दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो पहले हम जो यहाँ पर हमने सूत्र लिखा है उससे करके देखते हैं। ठीक है बच्चों, आपने करना सही है, दोनों एक ही बात है। जैसे आपने एक कान को आगे से हाथ घुमा के पकड़ा या पीछे से हाथ घुमा के पकड़ा, कान वही वाला है, तो ये दोनों विधि एक ही चीज़ है। ठीक है, बात एचसीएफ एलसीएम निकालने की है, तो उसको समझ लीजिए आप संख्याओं का। और वो भी फिर उसमें भी कभी एक बार उसमें भी दो संख्याओं का, एक में 2 से ज़्यादा संख्याओं का, ये भी मैंने पूरा सिखा रखा है, 2 संख्याओं का और 2 से ज़्यादा संख्याओं का। ठीक है, 2 से ज़्यादा संख्या मतलब 3। तो देखो एक एग्जाम्पल दो संख्या वाला है क्वेश्चन, उसके पार्ट, उसमें 3 पार्ट हैं। तो जिसमें 2 संख्या वालों के 3 पार्ट हैं, तो 2 पार्ट मैंने कर रखे हैं, एक पार्ट आपको होमवर्क मिलेगा। ऐसे 3 संख्याओं वालों में भी तीसरे क्वेश्चन में 3 संख्या हैं एचसीएफ एलसीएम निकालने की, उसमें मैंने 2 पार्ट कर रखे हैं, तीसरा पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, तो क्या और दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालना और 3 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालने में क्या फ़र्क होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले करी भी है बात। ठीक है, तो 26 और 91 वही पहले अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। 2 गुणा 23, 2 गुणा 13 और 13 सत्ता 91। यह अब यही 91 आ गया। तो ठीक है, कुछ चीज़ें कॉमन सेंस भी हो जाती हैं। पहाड़ आपका आ गया, 2 का नहीं जा रहा, 3 का। ट्राई तो सबको 2 से ही करना है, 2 से नहीं आ रहा है, फिर 2 का नहीं जा रहा तो 3 को जाएंगे, 3 का नहीं जा रहा तो 5 का, 7 का भी 13 91 लिख दिया तो सीधे ये रब काम करने की जरूरत भी नहीं है। सीधे 13 91 आप लिख सकते हो। नहीं हो रहा तो आप 7 का देखोगे, जैसे 91 में 7 का लगाओगे। क्या बोला था 7 का टेस्ट? 7 के टेस्ट के लिए हमने बोला था इसको हटाएंगे और दुगुना करके घटाएंगे। तो 1 को हटाया तो 1 का दुगुना क्या हो गया 2, और बाकी बचा 9। तो 9 में 2 घटा के 7 आता नहीं आता है, तो यानी 91 7 के टेबल में आता नहीं आता। ये देखिए वैसे तो 91 7 गुणा 13 है, तो 13, तो इसका मतलब 13 के टेबल में भी आएगा, इसमें 13 का टेस्ट भी फिट होगा, है ना। तो इसमें 13 के टेस्ट, लेकिन 13 का हम लगभग टेस्ट लगाएंगे नहीं। 13 तो पहले स्टार्ट 7 से करेंगे। अगर 13 से करना होता है इसमें 91 में, 13 के टेस्ट के लिए क्या था, है ना, इकाई का अंक को हम हटाते हैं और गुणा बाकी बचे वाले में क्या करते हैं, बाकी बचे वाले में उसके 9 गुने से घटाते हैं, उसके 9 गुने घटाते हैं। तो इकाई के अंक को हटाया, 1 हटाया तो इसका 9 गुना क्या हुआ, 9 एकम 9, तो 9 में से 9 घटा के 0। और देखो 0 तो अगर किसी का घटा के आ गया वो तो उसकी टेबल में है ही, 13 के टेबल है। 11 वाले में नहीं आता, 11 के टेबल में नहीं आता था। 11 का टेस्ट, हाँ 11 के टेस्ट के बारे में मैंने बात नहीं करी। 11 का टेस्ट में क्या होता था वो आपने पढ़ रखा है, इसलिए मैंने बात नहीं करी। जैसे कोई 4 अंक की संख्या है तो ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, जैसे सम भी सम कह सकते हैं। तो ये पहले और तीसरे नंबर पे होगा। अगर यहाँ को 5वें नंबर पे है तो उनके अंकों का योग, यानी विषम स्थान पे अंकों का योग और सम स्थान पे अंकों का योग, उनको जोड़ते हैं। ठीक है, लिखा नहीं है मैंने बोला था कि यहाँ पर जो यहाँ के जो आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये तो मैंने आपके लिए नई चीज़ है, खाली हवा में बोलने से फिर आप भूल जाओगे, तो इसलिए इसको आप कॉपी में लिख लेंगे, इसलिए मैं लिखाता हूँ यहाँ पर, इसलिए ठीक है। लेकिन जो चीज़ें पढ़ रखी है कॉपी में पहले से लिख रखी है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए ये 11 के 7, ये 11 के 5 के इनके लिख नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ। तो अगर 11 का टेस्ट लगाना होता है, ये आपको पता है कि अगर एक छोड़ के एक स्थान पर जो, जैसे इसके लिए चेक करेंगे तो एक यहाँ पर 9 आ रहा है, एक छोड़ के 4 आ रहा है, तो 9 4 13 कर देंगे, और यहाँ 2 और 7 9 कर देंगे, मतलब सब ऐसे जोड़ते जाएंगे। ठीक है, अगर ये 5 अंक की संख्या होती तो 9 के साथ तो जोड़ने के लिए 4 ही 4 होता, लेकिन इसके साथ जोड़ने के लिए 2 धन 7 धन वो होता, क्योंकि उसके साथ 3 बन रहे हैं तो को फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब ऑड प्लेस पे जो सम आ रहा है, मतलब ये विषम प्लेस का मतलब पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 5वें नंबर पे जो योग आ रहा है, और उसको एक तरफ कर लेंगे, और दूसरे और चौथे नंबर पर जो आ रहा है उसको एक तरफ कर लेंगे, और दोनों का अंतर देखेंगे। तो कई बार क्या होता है, दोनों अंतर 11 आ जाते हैं, दोनों योग 11 आ जाते हैं, तो अंतर भी 11 माने 11 करके 0 आ जाता है। या दोनों का अंतर क्या आ जाता है, 11 आ जाता है। जैसे एक का योग 22 आ गया, दूसरे का योग 11 आ गया, तो घटा के फिर जो आ गया, मतलब 2 योग करने हैं, फिर उनका अंतर करना है, तो वो अंतर को फिर 11 के टेबल में आना चाहिए।
और 11 के टेबल में कैसे आ सकता है, या तो खुद ही 11 आ जाए, हाँ, और कभी कभी माइनस भी आता है, माइनस भी 11 का टेबल माना जाएगा, ठीक है। और ये जो सारी मैंने प्रोसेस बता रखी है, जो घटाओ वाली, अगर किसी में जैसे अगर 39 का -39 भी आता है, हाँ, बल्कि ये -39 आ तो रखा है, ये देखो इस वाले में देखो, ये 15 में से 54 घटाया तो -39, ये तो 13 का भाड़ा अगर 39 में जाता है तो -39 में भी तो जाता है 13, हाँ, ये जितने डिफरेंस करने वाले होते हैं तो माइनस भी अगर वहाँ भी अगर 11 के टेबल में आने का मतलब है अंतर, उनको जब बाद में 2 योग करने के बाद घटाते हैं तो अगर +11 आ जाए या -11 आ जाए, जैसे 11 का वर्ग आपको पता है 121, तो +121 आ जाए, -121 आ जाए, और या फिर इन सब में 0 आ जाए, 0 तो हर किसी विभाजित होता है, तब वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ भी तो वही चीज़ आ रही है ना, लास्ट में जोड़ के, मतलब वो अंतर आ रहा है तो वो 11 के टेबल में आ रहा नहीं आ रहा है, यहाँ भी लास्ट में वो अंतर आ रहा है तो 7 से विभाज्य आ रहा है, बस 7 आ गया तो 7 के टेबल में है ही हो, वैसे वहाँ अंतर अगर 11 आ गया तो 11 के टेबल में ही। तो ये सारे टेस्टों की बात हो गई है, ठीक है। तो आप देखिए HCF निकालने के लिए दोनों संख्याओं का कौन सा क्वेश्चन पे थे हम, है ना। तो आप ये समझ लीजिए 2 × 13 7 × 23 91, ठीक है। अब HCF निकालने के लिए आप इसमें मैंने यहाँ पर नियम आपको लिखा रखा है, देखिए, संख्याओं में उभयनिष्ठ, इसको आप समझ लीजिए, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणखंडों, हाँ, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल। अरे रुक जा 1 मिनट, कुछ काम कर रहा हूँ मैं। संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणखंडों की न्यूनतम घातों का गुणनफल, ठीक है। तो क्या करना है, यानी जो आपने गुणखंड करने हैं, हाँ, मतलब ये जो संख्या है 26 और 91 हैं, तो इसमें जो उभयनिष्ठ गुणखंड हैं, उभयनिष्ठ का मतलब जो कॉमन आते हैं, ठीक है, मतलब इस वाले, और मतलब जो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, मतलब पहले में और दूसरे में जो कॉमन है, उनकी न्यूनतम घात, यानी मतलब आपने ये देखना है, पहले तो ये देखना है, जैसे 26 91 की बात है तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है, लेकिन 13 दोनों में कॉमन है, हाँ। लेकिन अगर जैसे यहाँ पर 13 × 13 होता, तो यानी मेरी बात ध्यान सुनना, इसका अगर 13 × 13 होता तो ये 13 की 2 घात के बराबर होता, और यहाँ 13 1 घात के बराबर होता। तो 13 तो 2 ऊपर नीचे है, 13 तो ऊपर नीचे है, लेकिन न्यूनतम घात क्या है, 1 है, क्योंकि एक वाला 2 में होता, 2 वाला 1 में नहीं होता। तो कॉमन और उभयनिष्ठ, ध्यान देना क्या लिखा, कॉमन और उभयनिष्ठ, और उनका भी गुणनफल। अब गुणनफल का मतलब ये है कि 1 13 की बात तो आपने 1 13 और 2 13 में 1 13 छांट लिया, ऐसी 1 7 और 2 7 में मतलब कोई दूसरे भी तो होंगे, दूसरे गुणनखंड को भी तो यही बात आएगी, है ना। तो जैसे मतलब कहने का मतलब है, यहाँ 13 × 13 कुछ इतनी बड़ी संख्या होती है, 13 × 13 होता है, यानी देखा जाए एक तरफ 13 2 बार है, यहाँ 13 1 बार है, तो कॉमन तो ऊपर नीचे लेंगे ना, तो ऊपर नीचे कॉमन लेने में 13 कॉमन है, लेकिन बड़ी घात को नहीं लेंगे, छोटी घात, ये फर्क है। HCF वाले में छोटी घात को लेंगे और कॉमन लेंगे, और LCM वाले में भी आप देखोगे बड़ी घात को लेंगे और कॉमन बिना कॉमन भी, वहाँ देखो ये 2 7 वाले भी लेंगे, अब ये 2 7 वाले भी आ जाएंगे, उसमें 2 7 वाले ये अकेले हैं तो वही बड़ी घात होगी ये। तो LCM वालों में संख्याओं के गुणनखंडों की अधिकतम घातों का गुणनफल, तो उसमें संख्याओं के गुणनखंडों की अधिक, मतलब इसमें तो कॉमन लेना है और न्यूनतम घातों का लेना है, ठीक है, और संख्या का मतलब ऊपर नीचे ऐसे देखा जाएगा। और मैंने समझा दिया कि न्यूनतम घात क्या होती है, मैंने कहा था। और देखो यहाँ पर ऐसा केस भी नहीं है, वो तो मैंने बता दिया कि 13 × 13 भी नहीं है, यहाँ भी एक ही घात है, यहाँ भी एक ही घात है, तो कॉमन भी 13 ही है और न्यूनतम घात भी एक ही है। ये तो जनरल केस हो गया ना कि उभयनिष्ठ न्यूनतम घात, तो यहाँ तो 1 और 2 और 1 का एक न्यूनतम हुआ, 1 और 1 का तो एक ही न्यूनतम हुआ, तो यानी इन दोनों में 13 ही एक न्यूनतम भी है जो कॉमन भी है ना। अब तो न्यूनतम और कॉमन दोनों होना चाहिए ना, तो ये बात को ढंग से समझ लीजिए, उभयनिष्ठ कॉमन और न्यूनतम, और यहाँ क्या है खाली अधिकतम, ये समझ लीजिए। इन 2 बातों, इसमें 2 बातें हैं, ये समझिए, उभयनिष्ठ न्यूनतम और यहाँ केवल अधिकतम। मैं इन 2 चीज़ों को अंडरलाइन भी कर देता हूँ, यही इतना ही काफ़ी है इसमें, ठीक है। इसमें उभयनिष्ठ और न्यूनतम है, इसमें अधिकतम है, इतना ध्यान देना है। वैसे ये वो उस वाली जो मैंने पहले विधि बताई है तुमको, आप करते आ रहे हो, उससे थोड़ा सा कठिन जैसा है ये, फिर उसको भी बता दूंगा मैं अगर आप उससे करना चाहें, है ना, ठीक है। गलत दोनों विधि एक ही बात है, ठीक है, लेकिन चूंकि ये भी है तो आप इसको भी सीखना चाहिए ना, है ना। बात वही है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसको। तो ये उभयनिष्ठ और न्यूनतम, ठीक है, समझ गए। तो ये नियम लगा के आप उभयनिष्ठ और न्यूनतम लगा के देखो, उभयनिष्ठ भी 13 ही है और न्यूनतम 13 ही है, ठीक है। यानी 13 यहाँ पर 2 बार 13 होता है, यहाँ पर 1 बार 13 होता है, तब भी एक ही 13 लेते। अब दोनों एक ही हैं तो न्यूनतम के लिए भी 13 ही हुआ
और उभयनिष्ठ के लिए भी 13 ही हुआ। और गुणनफल में, गुणनफल का मतलब अगर कुछ और भी होते तो उनका गुणनफल कुछ और कोई है ही नहीं कॉमन वाले, तो सब तरह से 13 आ गए। तो ये आप ये लिखा ना, तब 13 की घात 1, ये मैंने बोला ना 13 की घात अगर 2, 13 की घात 1 होता तो 13 की घात 1 वाला टर्म ऐसा है जो क्या है, कॉमन है। 2 और 1 वाले में 1 ही कॉमन है और वही न्यूनतम है। तो 13 की घात 1 बराबर 13। और एलसीएम के लिए क्या बोला, एलसीएम के लिए क्या बोला, अब एलसीएम में हर गुणनखंड का लेना है, कॉमन की बात जरूरत ही नहीं है, हर गुणनखंड का ना, गुणनखंडों लिखा तो इसका मतलब हर गुणनखंड का है और अधिकतम घातों को लेना है, इसलिए एलसीएम का उत्तर बड़ा भी आता है। तो इसका मतलब यही समझ लीजिए कि 2 मतलब 2 भी आएगा, ये 7 भी आएगा, 13 भी आएगा, 13 भी आएगा, ठीक है। हाँ, ये 13 भी आएगा, लेकिन अधिकतम घात लेंगे तो इसका अधिकतम कहते हुए मतलब अपने आप ही कॉमन आ गया। अभी समझ, यहाँ पर कॉमन कहने की जरूरत नहीं पड़ी ना, तो वहाँ पर तो कॉमन में न्यूनतम आया, तो इसमें अब कॉमन यहाँ अब आप बोलेंगे कॉमन क्यों नहीं बोला, कॉमन बोलने में तो फिर यहाँ 2 साथ में भी कॉमन लेंगे ना, यहाँ पर केवल कॉमन नहीं बोला जाएगा, यहाँ पर अधिकतम घातों का बोला जाएगा, तो अपने आप ही आ जाएगा। अगर यहाँ पर 13 2 बार होता, यहाँ पर 13 1 बार होता, तो दोनों में अधिकतम घात क्या होती, 13 की 2 ही तो होती, ये समझ लीजिए, है ना। तो लेकिन कॉमन नहीं बोल सकते हैं, अब वो जनरल बात करने में वो कॉमन वाला केस भी आ गया और बिना वाला भी आ गया। तो यानी कि इसमें केवल गुणनखंडों की केवल अधिकतम, इसमें एक ही पॉइंट है अधिकतम, कैसे 2 का अधिकतम 2 ही हो गया, ये है ना, 1 7 का अधिकतम 7 ही हो गया, और यहाँ 13 के 2 होते, 13 का 1 होता तो 13 के 2 लेते। अब यहाँ भी 13 एक ही है, 13 एक ही है, तो 13 का 1, यानी 1 बार 2, 1 बार 7, 1 बार 13। तो ये करके जो गुणा करके जो आ रहा है, बस ये गुणा करके तो जो आ रहा है उसे निकाल देंगे, मेन नहीं 2 7 13 कैसे आए। तो ये इसका एचसीएफ हो गया, इसका एचसीएम हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपने फिर चेक करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, क्योंकि ये एचसीएफ एलसीएम निकला, ये आपका एलसीएम निकला, ये आपका एचसीएफ निकला, ये निकला किन से, ये 2691 से निकला। तो जो एलसीएम एचसीएफ निकला उनको आपस में गुणा करते हैं और संख्याओं को गुणा करते हैं, दोनों गुणनफल बराबर आते हैं। ये भी एक नियम है, इसको समझ लीजिए आप। तो हमने देखा संख्याओं का गुणनफल 26 × 91 आप कर लेना, गुणा करके इतना आ जाएगा। और जो हमने एचसीएफ एलसीएम निकाल रखे हैं, ये इनको गुणा करके 13 182 गुणा करके 2306, दोनों 2306 आ गया, तो हमने लिख दिया, इसलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर इतना गुणा इतना। अब मैं आपको एचसीएफ एलसीएम की दूसरी वाली विधि बताता हूँ, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और बहुत बढ़िया विधि है वो, ठीक है। उसमें मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा जिनका गुणनखंड तो वहाँ भी उसमें भी करेंगे ऐसे, अभाज्य गुणनखंड ऐसे करेंगे। मैंने कहा था एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जैसे अगर ये 2 अंकों, ये नियम 2 के लिए भी होगा, 3 के लिए भी होगा, सबके लिए है वो। जैसे ये 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालने वाला है तो कॉमन देखते हैं, है ना, जो दोनों में है। 3 वाले में क्या लेंगे, तो तीनों में है, यानी जोड़ी बनाई जाती है इसमें। तो एचसीएफ के लिए क्या होना चाहिए, वो अगर वो, और उसमें भी वही है कि अगर एक जोड़ी बन रही है तो 13 वालों की एक जोड़ी बनेगी, 2 वाला अगर यहाँ भी होता 2 की जोड़ी बनती, 7 की जोड़ी बनती, वो आप तरीका शायद समझते होंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए वही गुणनखंड लिए जाएंगे जो, अगर 2 अंकों वाला है तो 2 अंकों का सवाल है तो एचसीएफ नहीं, 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालने का सवाल है तो दोनों में होना चाहिए, 3 है तो तीनों में होना, तो 13 दोनों में होना चाहिए। तो उनके बदले एक एक लिखा जाएगा और घटते क्रम में जोड़ी बनेगी, यानी 2 वालों में कैसी जोड़ी या ग्रुप बनेंगे, 2 वाले संख्याओं में ग्रुप कैसे बनेंगे, पहले 2 2 के फिर 1 1 के। 3 वाली संख्याओं में जैसे यहाँ 3 संख्याओं का निकालने वाला है तो पहले 3 3 के ग्रुप बनेंगे, फिर 2 2 के ग्रुप बनेंगे, फिर 1 1 के ग्रुप बनेंगे, ठीक है। हाँ नहीं ये सॉरी, ये एचसीएफ वाले में तो एचसीएफ में तो 2 और 1 देखेंगे नहीं। एचसीएफ में तो अगर 3 संख्या है तो वही लेंगे जो तीनों होंगे, जो तीनों में होंगे, सॉरी हाँ जो तीनों में होंगे। या 2 हैं तो दोनों में होंगे। जैसे 26 और 91 हैं तो 26 और 91 हैं तो वो तब दोनों में होगा, तभी तो कॉमन है वो। वनिष्ठ नियम तो वही है ना, घुमा फिरा के वनिष्ठ वाला नियम उसमें। तो यानी कहने का मतलब, और हाँ एक दूसरा गुणनखंड होता है वो यहाँ 5 होता है, यहाँ 5 होता है, तो 2 13 के बदले 1 13, 1 5, 2 5 के बदले 1 5, यही बात आपको पहले बताई है, ठीक है। हाँ वो घटते क्रम वाला एलसीएम लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर इस नियम से क्या हो गया भाई, 2 सवालों का एचसीएफ निकालने का सवाल है जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है तो 13। तो जैसे यहाँ पर वो नियम से 13 करके 1 आया ना, तो दोनों को 2 13 के बदले 1 13, वही एचसीएफ हो गया। और एलसीएम के लिए क्या हुआ, एलसीएम के लिए ये 13 तो उसमें भी आएगा ही, जैसे वही घटते क्रम। अब ये 2 वाला सवाल है तो सबसे बड़ी जोड़ी तो 2 की हो सकती है, तो एचसीएफ में तो केवल 2 की जोड़ी लेनी है, छोटी वाली जोड़ी नहीं लेनी है। लेकिन एलसीएम में फिर क्या है, वो 2 वाली जोड़ी भी आएगी, 1 वाली भी आएगी। जैसे 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालने में तो एक ऐसी संख्या को लेंगे जो तीनों में होगा, ठीक है। एक संख्या ऐसे एलसीएम ऐसे निकालें जो तीनों में होगा। जैसे यहाँ यही वाला नियम लगाते तो पहले 3 3 3, जो तीनों में 3 बार है तो उन 3 के बदले 1, फिर उसके बाद 2 2 की जोड़ी देखेंगे तो दोनों में है। अगर 2 2 की जोड़ी नहीं बन रही तो फिर सीधे 1 वाली जोड़ी का मतलब जितने सिंगल बचे हैं, चाहे वो ऐसे बचे चाहे ऐसे बचे, है ना, तो उनको हम ले लेते थे। पहले 3 की जोड़ी, फिर 2 की जोड़ी, फिर 1 की जोड़ी। तो ये करते थे एलसीएम के लिए। एचसीएफ के लिए तो 3 संख्याओं वाला जो सवाल होगा तो तीनों में होना चाहिए,
ठीक है। और ये आपका 2 सवाल वाला होगा तो दोनों में होना चाहिए, और कभी एक ऐसा होगा कोई एक के अलावा कोई होगा नहीं, जैसे 17, 23, 29 में कोई संख्या नहीं, तो उसको एक गुणा एक गुणा एक गुणा करेंगे तो एक ही निकलेगा अभी सब में, तो उसका एचसीएफ भी एक हो जाता है। मतलब एचसीएफ के लिए तो वो 2 अंक का सवाल है, 3 अंक का है, 2 संख्याओं का है, 3 संख्याओं का है, 4 संख्याओं का है, सब में वो कॉमन होना चाहिए। तो इस नियम से देखो दोनों में कॉमन वाला क्या है, 2 अंक सवाल 13 13। अगर यहाँ पर कोई दूसरा गुणनखंड दोनों में होता तो उन 2 के बदले भी एक लेते, तो उस नियम से 2 की जोड़ी बनी, तो पहले 2 की जोड़ी बनी तो 2 13 के बदले 1 13, ठीक है। अब 2 की जोड़ी बन गई, अब तो यही आंसर हो गया एलसीएम। तो एलसीएम के लिए अब ये 13 तो आएगा ही आएगा। तो मैंने बोला ना, जैसे इसमें तो आपने ये करके ये लिखा, तो उस नियम से लगाएंगे तो आपने ये तरीका करेंगे, ये वो दूसरी विधि का कितना अंतर आएगा, ये उसमें भी करा, ये उसमें भी करा, एचसीएफ ये लिखा, उसके बाद सीधे आप डायरेक्ट 13 लिख देंगे, नियम लगा लिया आपने 2 की जोड़ी का। अच्छा, अब क्या हुआ एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए ऐसे लिखा जाएगा, एलसीएम को लिखेंगे ब्रैकेट में इसको लिखा कॉमा करके, है ना। तो अब सबसे बड़ी जोड़ी 13 उसमें थी, एचसीएफ वाले में थी, तो यहाँ भी 13 आ जाएगी, ठीक है। अब बाकी मैंने क्या बोला, फिर 2 की जोड़ी, 2 की जोड़ी को है, 2 की जोड़ी और कोई दूसरी है, 2 की जोड़ी चल रही है तो कोई दूसरी 2 की अगर जोड़ी बनती है, या ग्रुप या जोड़ी कह लो, सो कुछ भी कह लो, तो दूसरा को 2 का ग्रुप बन ही नहीं रहा है। तो अब एक का ग्रुप क्या होता है, जितनी संख्या बची है, चाहे वो ऐसे बचे चाहे ऐसे बचे, तो 2 और 7, तो 13 के साथ 2 और 7 होगी। तो अब बाद में करते बढ़ते क्रम में लिख दिया उसको 2 7 13, तो यानी घुमा फिरा के अभी ये 2 7 13 उस नियम से आया था, और ये बिल्कुल नियम ही अलग हो गया, और लेकिन देखा जाए घुमा फिरा के वही चीज़ आ गई, 2 गुणा 7 गुणा 13। तो आपको जो विधि अच्छी लगती है, तो बाद में उत्तर उसका 182 आएगा। चाहे इसको ऐसे समझ लो, कान को आगे से घुमा के पकड़ो या पीछे घुमा के पकड़ो, तो बाद में ऐसे वैसे में ऐसे आ गया, तो फिर आप बाकी का तो उत्तर से ये भी सेम ही होगा, कि एक बार संख्या को गुणा करोगे वही आएगा, गुणा करोगे ये आएगा। एक बार इस विधि को मैं फिर इसमें बता देता हूँ, ठीक है। ये 510 और 92 के गुणखंड ऐसे करें, 2 गुणा 3 गुणा 5 को 17, 2 गुणा 3 ऐसे, ये नियमों से, ठीक है। इसका नियम, ये गुणखंड आप यहाँ कर लोगे, अभी से बहुत बात हो चुकी है, ठीक है। तो जब ये हो जाएगी तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या बोला है, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, इसमें भी कॉमन है। अब देखो ये देखो ये और कॉमन, कभी कभी क्या होगा, ऐसे में नहीं बनाएंगे जोड़ी, ऐसे में बनाएंगे आप, तो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2 की एक जोड़ी बन गई, तो यानी इन 2 के बदले उनके जो जोड़ी का मतलब उनके बदले 1 लिखा जाएगा, उन 2 के बदले 1 लिखा जाएगा। 3 सवाल हैं तो तीनों में 2 2 2 होना चाहिए था, 3 2 के बदले 1 2 लिखा जाएगा, ठीक है। और बाद में 2 की जोड़ी बनाने का मतलब एलसीएम और में जैसे कराते हैं, बाद में 2 की जोड़ी बनाने के बाद में 2 2 के बदले 1 लिखा जाएगा, फिर 1 1 के बदले 1 लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ तो केवल छोटी जोड़ियाँ नहीं बनती हैं, केवल सब तीनों में होना चाहिए, तभी उपनिष्ठ का नियम है वो। तो 2 में ये मतलब कोई इतने गुणखंड इसके हैं, इतने गुणखंड इसके हैं, केवल 2 ही गुणखंड ऐसा है जो दोनों में है, तो उन 2 के बदले 1 2 आया, वहीं कोई गुणखंड है ही नहीं मतलब। और इसके लिए कोई सीध में होना जोड़ी नहीं है, एक 3 अगर यहाँ है दूसरा 3 यहाँ होता, तो ऐसे होना कोई जोड़ी नहीं है, मतलब यहाँ ऐसे मिला सकते हैं, लेकिन है कोई नहीं यहाँ 3, यहाँ कोई 3 यहाँ है तो यहाँ 3 कोई नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ कोई 5 नहीं है, 17 तो यहाँ 17 नहीं है, इवन इसका 2 यहाँ है तो ऊपर कोई 2 नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, 1 2 की एक जोड़ी, 1 2 की दूसरी जोड़ी, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है इनमें एचसीएफ केवल 2 ही आया सीधे। और एलसीएम के लिए क्या करा आपने, एलसीएम के लिए क्या करा, सबसे बड़ी जोड़ी क्या है इसमें, वही है 1 2 ही है, तो एलसीएम वो 2 यहाँ भी आएगा, यानी इसके बाद इसका कहने का मतलब आप 2 के बाद दूसरी 2 की जोड़ी बनी नहीं, तो यानी 1 की जोड़ी, 1 की जोड़ी का मतलब आप चाहे आप ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, सारे उतर जाएंगे, देखा आपने। तो इन 2 के बदले तो 1 2 आ गया, यहाँ देखो सबसे पहले इन 2 के बदले तो 1 2 आ गया, और बाकी जो बताएं क्या है, 1 बार 2 है, 1 बार 3 है, 1 बार 5 है, 1 बार 17, 1 बार 23, ये 1 बार 2, 1 बार 3, 1 बार 5, 1 बार 17, 1 बार 23, ये समझ लो कि ये वाला 2 तो उस वैसे कॉमन करके आया, ये 2 ऐसे है, इसमें 1 भी 2 कम ज़्यादा हो जाएगा, पूरा उत्तर हो जाता है। तो कितना बड़े तरीका है, ठीक है। उसमें सबसे बड़ी वाली जोड़ी ले ली, उसमें बड़ी वाली जोड़ी, वही जोड़ी यहाँ भी उतरेगी, लेकिन इसमें छोटी वाली जोड़ी भी ले ली एलसीएम में गुणा करके। ये तरीका आप बचपन सीखते आ रहे हो, और यही चीज़ वो भी कह रहा है, क्या बोला है, अब आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणखंड, तो मतलब उभयनिष्ठ को इसमें उभयनिष्ठ मतलब जो है उभयनिष्ठ लेना है और न्यूनतम भार लेनी है, तो 2 ही उभयनिष्ठ है। और मतलब अब यहाँ पर देख लीजिए, ये देखो ये वाला नियम आ गया, ये 2 गुणा 4, 2 गुणा 2 है, यानी ये 4 देता है, 4 क्या है 2 की घात 2 है, तो एक तरह से समझ लो कि हमने 2 और 2 की घात 2 में क्या कॉमन लिया, जो कॉमन भी है और न्यूनतम भी है, तो न्यूनतम 2 है ना, 2 और 2 गुणा 2 में, तो ये तो 2 आ गया, और दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं उसमें, कॉमन ही नहीं है, तो उसमें न्यूनतम तो लेना मतलब ही नहीं होता है ना। तो इसलिए इस नियम से 2 की घात 1 बराबर 2 आ गया, ये बोला था ना। और उसके एलसीएम के लिए सबके अधिकतम घात, अब उसमें भी ये 2 है और 2 गुणा 2 है, तो इसमें इन दोनों के बदले तो अधिकतम घात आ जाएगी,
मतलब कॉमन ऑमन किससे मतलब कोई नहीं, अधिकतम घात तो 2 और 2 गुणा 2 में अधिकतम घात क्या होगी, 2 की घात 2। ये इसमें न्यूनतम घात ले ली 2 की घात 1, इसमें अधिकतम घात ले ली 2 की घात 2। और बाकी ये जो अकेले बचे हैं ये तो अधिकतम वो खुद ही अपने अधिकतम है ना, अधिकतम है। तो 3 का 1 अधिकतम, 5 का 5 ही अधिकतम। जो लास्ट जैसे उसमें हम एलसीएम में नहीं कह रहे हैं कि बाकी जो बचे हैं उनको सबको ले लो फिर एक ही जोड़ी, वो वही बात यहाँ पर वो अधिकतम वाली बात आ गई कि बाकी बचे हैं वो अपने आप के खुद ही अधिकतम है। क्योंकि उनमें अगर कहीं यहाँ एक 3, जैसे यहाँ 1 2 2, यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 2 2 बार है, यानी 2 के बाद 2 है तो एक अधिकतम वाली घात ली। तो वहाँ भी यहाँ भी अगर 1 5 और यहाँ 2 5 की घात 2 वाला होता तो 5 की घात 2 अधिकतम वाले को लेते। अब एक ही 5 है कहीं भी है वो, तो यानी वो बाकी बच्चे खोचे सब ले लेने हैं। तो घुमा फिरा के बात सब वही है। तो लास्ट में मैंने जैसे बोला ना, आप इस वाले लाइन को मिलाइए जगह पर, तो वही उतनी बार 2 3 बार 3 5 17 आएंगे। पूरी बात मैंने बोल दी है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बाकी आप बार बार इसको पॉज करके देख लेना, मैंने क्वेश्चन सॉल्व पूरा कर रखा है, समझ के कर लेना। ज़्यादा इसको लंबा टाइम देना कोई जोड़ी नहीं है। 3 वाले पे जरा बात कर लेते हैं। वही देखो 2 दूनी 4 3 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ता 21। देखो आप वही ऐसे वगैरह उस नियम से कहें जिससे हम नियम से आप पहले पढ़ते आ रहे हैं, तो तीनों में होना चाहिए। तीनों में होने वाला देखो 3 3 3, तो 3 तीनों के बदले 1 3 आ गया, और कोई है नहीं ना तीनों में है, ठीक है। हाँ, लेकिन एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए एक पहले 3 की जोड़ी, फिर 2 की जोड़ी, फिर 1 की जोड़ी। 1 की जोड़ी का मतलब 1 की जोड़ी क्या होती है, जो बचा। देखो अब एलसीएम के लिए क्या करा, इन 3 के बदले 3 तो यहाँ एलसीएम में भी आया, यहाँ देखो इस लाइन को देखो एलसीएम में भी आया। अब बाकी क्या है, 2 की जोड़ी बनी कोई, अब 2 की भी नहीं बन रही देखो, है ना। लेकिन तरीका तो वही है ना, 3 के बाहर ट्राई तो 2 को ही करेंगे। तो 2 की नहीं बच रही तो 2 की भी नहीं बननी, तो इसका मतलब जितने बचे हैं वो सब ले लेना है, ठीक है। 1 3 की जोड़ी बनी। कभी कभी 2 की जोड़ी कैसे बनती है, 2 की जोड़ी कैसे बनती है, मतलब यहाँ हो एक कोई दूसरा, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा, तो 2 की जोड़ी बन गई। एक कैसी बन सकती है, एक यहाँ होगा यहाँ होगा, ये मतलब है 2 की जोड़ी का, ठीक है। तो 3 वाली जोड़ी तो बन गई 3 3 3, तो उन 3 के बदले 1 3 आ गया। और जोड़ी के बदले एक ही लिखा जाएगा था, 3 की जोड़ी है उसके बदले भी एक ही बार लिखा जाएगा, 2 की जोड़ी के बदले भी एक ही बार लिखा जाएगा, और जो लास्ट में बचे होते हैं उनको तो एक एक बार लिखा ही जाता है। तो ये मतलब, लेकिन क्रम इसका बढ़ते क्रम में करना है। तो 3 3 के बदले 1 3, ठीक है। बाकी किसी की जोड़ी नहीं बनी, जैसे यहाँ 5 5 हुआ, 2 5 के बदले 5 होता है ही नहीं, तो सब एक। अब इनको सबको लिख लो, 2 क्या क्या बच गए, ये 3 के बदले तो 1 3 आ गया, 2 2 5 7, तो देखा आपने 1 3 ये है, और 2 2 5 7 आए नहीं आए, चाहे कैसे भी आया, बाय हुक्स और बाय क्रुक्स। यानी आपने वो नियम लगाया या उस नियम के हिसाब से फिट करेंगे तो एलसीएम उसी नियम से भी यही संख्या आ जाएगी। मेन तो ये है ना, ये सही हो गया, लास्ट तक गुणा तो अपने आप सही हो जाएगा। और एचसीएफ यानी एचसीएफ भी निकालना आ गया, तीनों में ये है, और एलसीएम निकालना ऐसे आ गया। अब आपको उस विधि को भी सिखा दिया है, उसमें समझ लो इसमें समझ लो, ये दोनों एक ही बात है। तो एचसीएफ ये हो गया, एलसीएम ये हो गया, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम, और यहाँ पर और हाँ एक बात और है, इसमें खाली एचसीएफ एलसीएम निकालना है, इसमें वो कहेगा भी नहीं कि संख्याओं को गुणा करो और एक बार एचसीएफ एलसीएम गुणा करो और दोनों को बराबर दिखाओ। क्यों? क्योंकि ये नियम 3 के लिए नहीं होता है, 2 के लिए तो होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम एलसीएम गुणा होता है, लेकिन 3 पर ये नियम लागू नहीं होता है। एक मिनट ये जरा मिट गया, ठीक है। तो यहाँ पर केवल एचसीएफ एलसीएम ही निकालना है 3 संख्याओं का, ठीक है। तो यहाँ पर 2 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालना था, और उसको बाद में दिखाना था कि एचसीएफ एलसीएम को गुणा करके ये आ रहा नहीं आ रहा है, तो हमने एक बार एचसीएफ एलसीएम यहाँ निकाल दिया, संख्या तो हमारे पास ही पहले थे। तो फिर एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद संख्याओं को गुणा करके निकाल दिया, एचसीएफ को गुणा करके निकाल दिया, और दिखा दिया कि दोनों को बराबर आ रहा, तो ये बराबर ऐसे लिख दिया। तो एक पार्ट 3 पार्ट है इस क्वेश्चन में, पहला पार्ट मैंने कर रखा है, दूसरा पार्ट मैंने कर रखा है, इसका थर्ड पार्ट आपके होमवर्क है। एक तीसरे वाले में क्या है, तीसरे क्वेश्चन में 3 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकालने का सवाल है, क्योंकि मैंने तीसरे वाले में तो एचसीएफ एलसीएम के बाद ही आंसर हो जाता है, क्योंकि उसमें वो निकालने का सवाल होता नहीं, क्योंकि उसमें एचसीएफ एलसीएम बराबर संख्याओं का मतलब ऐसा नहीं होता है 3 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम तो एक ही संख्या होगी। लेकिन इन दोनों, क्योंकि इन दोनों गुणा करके वहाँ तो संख्या भी 2 ही थी ना, संख्या भी 2 थी, एचसीएफ एलसीएम भी 2 ही थे, लेकिन यहाँ अगर संख्याओं गुणा करेंगे तो संख्या 3 हो जाएंगी ना, तो इसलिए 3 में ये नियम नहीं लागू नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें यही आंसर हो जाता है। तो इसका भी मैंने 2 पार्ट कर रखे हैं, 12 15 21 का, एक 17 23 19 का। ये 17 देखो एक ऐसा एग्जाम्पल भी मैंने करा है दूसरा पार्ट में, जिसमें कुछ होती है, तीनों ही खुद ही अपने अभाज्य हैं। इनके अभाज्य, जैसे यहाँ तो भाज्य के अभाज्य गुणन करते हैं, ये खुद ही तीनों अभाज्य हैं। तो अभाज्य संख्या को 1 गुणा 17, 1 गुणा 23, 1 गुणा 29, तो यानी देखा जाए उनमें एक अभाज्य ही कॉमन होता है ना। कोप्राइम नंबर से एक तरह से परस्पर सहभाज्य संख्या है ये, तो इनका एक ही इनमें कॉमन हो गया। और एलसीएम के लिए वही मुंबई एलसीएम के लिए क्या, वही 3 की जोड़ी एक बन गई, बाकी जितने 2 की जोड़ी बन रही थी तो एक यानी ये तीनों एक बार आ जाएंगे, 17 23 19 39, नहीं सॉरी हाँ 17 23 29, और गुणा करके 11 339, ठीक है। पूरा हो गया है ये। और इसमें आप एक चौथा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों।
एक मिनट। वन 9261 यार, चलो एक क्वेश्चन अब यहाँ पर हट गया ना थोड़ा। 619262 ठीक है। हाँ ये प्रश्न है। अब देखिए एससीएफ दिया है, चौथा क्वेश्चन, एससीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 657 निकालिए। ठीक है, तो ये कोई अलग से नया क्वेश्चन नहीं है, ये एक तरह से जो दूसरा क्वेश्चन है उसी का रेप्लिका है एक तरह से, है ना। तो क्या है भाई, हमको वही पता है संख्या, अगर वो कह रहा है एससीएफ, अगर वो कह रहा है एससीएफ 306 657 ब्रैकेट के अंदर संख्या, जो ब्रैकेट के अंदर दिया जाता है वो संख्या दी जाती है, जैसे उत्तर में लिखते थे ना। तो अगर वो एक लाइन दे रहा है एससीएफ 306,657 बराबर 9, तो इसका मतलब उसने इतने पहली वाली जो लाइन दे रही है, मतलब वो लाइन दे रखी है, उसी से हमको तीन चीज़ें पता लगी। ये संख्या है तो 306 और 657 है, और एससीएफ उनका 9 है। तो हमारे पास चार चीज़ें हैं, दो इस तरफ है, दो इस तरफ हैं, तो उनमें से दो, एक तरफ की दोनों चीज़ें पता हैं, संख्या दोनों पता है, दूसरी तरफ का एक 9 पता है, तो एलसीएम निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा अपने आप ही, भाग देंगे। तो कौन सी चीज़ है, तो ये सीधे लिख दिया एससीएफ। तो हम जानते हैं कि एससीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रश्नावली में आता है। ठीक है, हाँ लेकिन जरा पढ़ लेना इसको, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इधर हमको पता है, यानी कभी कभी क्या होगा, इधर की दोनों चीज नहीं दी होंगी, एक चीज इधर की दी होगी और इधर की दोनों दिए होंगे, तो जिस तरफ के दोनों दिए होंगे उनको गुणा कर लेंगे, इधर का एक दिया होगा, जैसे हमको पता 3x बराबर इधर का कुछ दिया है, तो x निकालने के लिए इधर की चीज को यहाँ बट्टे में ले जाएंगे ना, तो इधर की दोनों चीज दी होंगी, तो इधर का जो एक चीज दी होगी उससे यहाँ उसको यहाँ ले जाके जो निहित चीज दी होगी वो निकल जाएगी, या इधर की कोई एक चीज दी होगी तो इधर के गुणा वाले में इधर की चीज को ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर नियम तो हमने लिख दिया कि पहले सब में, ये लाइन तो सब में लिखी जाएगी, ये गुणा बराबर इन दोनों गुणा के बराबर होता है, लेकिन इसमें निकालना एलसीएम का सवाल है। यानी इधर इधर ये समझ लीजिए कि ये पहली जो लाइन दे रखी है, जो मैं कह रहा हूँ 306 657 से, उससे क्लियर है कि हमको दो संख्याएं दे रखी हैं, यानी इधर का दो, यानी इधर की दोनों चीज दे रखी है। ठीक है, अब गुणा तो हम करेंगे ना, लेकिन पहले नियम तो है जब संख्या दी है तो गुणा भी हो जाएगा। तो यानी इधर की दोनों चीज दे रखी है, इधर में से एक चीज दे रखी है एलसीएम, तो एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम नीचे यहाँ बट्टे में चले जाएगा। ठीक है, तो संख्याओं को गुणा करके जो आएगा उसमें एलसीएम का भाग दे देंगे, ये एलसीएम को निकल जाएंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। हाँ एक बात और, सवाल इसमें कितने प्रकार के हो सकते हैं, दोनों संख्याएं देने में ये दोनों संख्याएं देने में ये एचसीएफ निकालने का सवाल भी हो सकता था, उसमें एलसीएम दिया होता ये, तो ये दोनों गुणा करके जो एलसीएम होता उसको यहाँ नीचे बट्टे में ले आते तो एचसीएफ निकलता, और इसका भाग यहाँ दे देंगे तो एचसीएफ निकलता, इसका भाग यहाँ इसको यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ निकलता, बताइए। तो यहाँ पर एलसीएम निकालने का है, तो दोनों को गुणा करके जो आएगा उसमें एचसीएफ को नीचे ले गई। देखो, तो हमने पहले तो ये नियम लिख दिया, ये गुणा ये बराबर ये, तो उसके हिसाब से इसको हम सवाल के हिसाब सेट कर लेंगे कि जिस तरफ की दोनों होंगी उसको उस तरफ, चाहे वो इधर की चीज को यहाँ ले जाना पड़े, इधर की यहाँ ले जाना पड़े, बता दिया मैंने। तो एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों गुणा करके जो आया, दोनों पहले सूत्र में लिख दिया, दोनों संख्या गुणनफल बट्टे एचसीएफ को नीचे ले गया, अब मान दिया संख्या क्या क्या है, वही 306 57 बोला था, इनको गुणा करके जो आएगा, और एचसीएफ क्या है 9, ये पहली लाइन से पता लग गया। अब बाद में इसको गुणा करके आप कर लेना, इसको पहले ऊपर गुणा कर लेना, बल्कि हाँ बल्कि मैंने इसमें नियम बता रखा है कि गुणा करके भाग करने में टफ बढ़ता है, पहले भाग कर कोशिश करते हैं कि पहले काट के गुणा करते हैं। यानी ये 9 अगर नीचे है तो एक तरीका तो है कि दोनों गुणा कर लो फिर 9 से भाग दे लो, लेकिन पहले 9 अगर कहीं ऊपर कहीं से कटता है तो छोटा कर देगा वो, चाहे इससे कट रहा है इससे कट रहा है, तो फिर भाग देके गुणा करना चाहिए, लेकिन गुणा देके भाग। तो 9 को आप इससे गुणा करेंगे, 9 बल्कि 9 तो सभी को काट रहा है, चाहे इसको काट लो चाहे इसको भी काट रहा है, 9 63, 2 और 7 9 27, इसको भी काट रहा है 73 बार। तो यानी कहने का मतलब 9 भी खत्म हो गया, तो 73 को 306 से गुणा कर लोगे तो 22,338 आ जाएगा। या 73 इसको मत काटो, इसको काट लो, 9 27, 9 को 37, ये 34 बार कट गया, 34 को इससे कर लो तो ये भी 22,338, एलसीएम 306 57 बराबर 22,338। ठीक है, ये आज के पूरा आपने सीख लिया तुमने। ठीक है, तो ये मैंने आज थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें बताई इसमें, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, और ये हटाओ गुणा 5। ठीक है, इसको जरा आज का ये पूरा हो गया है।
इसको आज कर लीजिए। बहुत अच्छी तरह सब बता दिया मैंने, ठीक है। जहाँ पर कोई चीज़ ज़रा फास्ट लगे वो लगे, उसको पॉज करके बार बार सुन के उसको कर लेना, ठीक है। हाँ, इसमें एक फ़ायदा ये भी है, अगर कभी कोई तेज़ लगता है, फास्ट लगता है क्लास में, तो फिर भी आप रोक नहीं सकते हो। इसमें तो पॉज करके बार बार सुन सकते हो, है ना। और पिक्चर आपको पूरी दिख रही है, लास्ट में मैं पूरी इमेज डाल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आज याद समझ लेना। इसके बाद इससे आगे हम फिर शुरू करेंगे अगले वीडियो में। एक मिनट, इसको मैं एक बार पूरा ले लेता हूँ।